नेशन न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में दलित राजनीति को लेकर मचे दंगल की। गुजरात में दलित आंदोलन से उभरे जिग्नेश मेवानी ने दिल्ली में दस्तक दी। जिग्नेश मेवानी जंतर मंतर पर रैली करना चाहते थे, पुलिस इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन जिग्नेश का मकसद था सुर्खियां बटोरना, तो जिग्नेश अपनी बात पर अड़ गए, धरना दिया। लेकिन उनके इस धरने में, जिसे हुंकार रैली का वो नाम दे रहे थे, बमुश्किल कुछ लोग ही जुटे। आखिर इस देश में संविधान के मूल्यों के बजाय मनुस्मृति को मूल्यों को लागू करते हुए दलित, आदिवासी, मुस्लिम, किसान और मजदूर और खास करके युवा वर्ग का उत्पीड़न क्यों हो रहा है? समर्थकों का हुजूम, संगीनों का साया और गरजते बोल। लुटियंस दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जिग्नेश समर्थकों का जमघट लगा। इस रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन रैली करने की जिद पर अड़े जिग्नेश मेवानी ने दलितों के सरोकारों के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया। गुजरात में दलित आंदोलन से चर्चा में आए जिग्नेश मेवानी फिलहाल महाराष्ट्र के पुणे की रैली पर घिरे हैं। उनके खिलाफ पुणे में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है, लेकिन जिग्नेश कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें फंसा रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रॉमिस के मुताबिक रोजगार मिले, इस देश में सच्चा लोकतंत्र और संविधान लागू हो, सोशल जस्टिस एंश्योर किया जाए। अखिल गोगोई को जिस तरह से एनएसएस के चलते टारगेट किया गया, इस प्रकार से किसी का उत्पीड़न ना हो, और खास तौर पे भीम आर्मी के हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद रावण को हर कीमत पर रिहा किया जाए। जिग्नेश अपने समर्थकों के साथ पीएमओ तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं दी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कानून तोड़कर जिग्नेश आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। इस इलाके में किसी को भी नहीं दी जाती है। एनजीटी का ऑर्डर है कि यहां पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग जो है कह रहे हैं हम यहीं करेंगे, चाहे हमें परमिशन मिले ना मिले। गुजरात इलेक्शन में जिग्नेश ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और विधानसभा तक पहुंचे। अब वो अहमदाबाद से दिल्ली आकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल तैनात की गई है, भारी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर अनुमति नहीं होने के बाद भी इस तरह से दिल्ली पुलिस ने इतने बड़े रैली को आयोजित होने के लिए अलाउ क्यों किया। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जिग्नेश गुजरात की सफलता के बाद बहुत जल्दी दिल्ली की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि दिल्ली की सियासत का मिजाज कुछ अलहदा होता है, और आज उनके हुंकार रैली फुस जिस तरह से पड़ी, साफ संकेत जिग्नेश को मिल गए होंगे। अब बात करते हैं सरकार के मिड डे मील को लेकर बड़े बड़े दावों की। मध्य प्रदेश की सरकार की जो सब कुछ दिखाती है कि एमपी में सब चकाचक है, लेकिन उस एमपी से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। स्कूल के बच्चे नाले का पानी पीते हैं, नमक से रोटी खाते हैं। शिवराज जी, ये आपके राज में हो रहा है। पीने को नाले का पानी, खाने को सूखी रोटी और नमक, हड्डियां कबा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे चलता स्कूल। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? इन तस्वीरों को देखकर किसी भी हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में यही सवाल बिजली की तरह कौंधेगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको तरक्की की चकाचौंध से चमकते शहरों के एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलना होगा और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के इस सुदूर गांव का रुख करना होगा, जिसका नाम है राजनगर। और ये है राजनगर का सरकारी स्कूल। स्कूल की इमारत को मत तलाशिए, शायद ये नए स्टाइल का ओपन स्कूल है, क्योंकि यहाँ बच्चे खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में खाने को क्या मिलता है, उनके पीने के लिए पानी कहाँ से आता है, ये आप खुद इन मासूमों की जुबानी सुनिए। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वीं। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या मिलता है यहाँ? नमक रोटी। क्या मिला था? नान रोटी। अच्छा, पानी कहाँ का पीते हो? नान का। सुना आपने, ये बच्चे दो टूक शब्दों में कह रहे हैं कि मिड डे मील में उन्हें सूखी रोटी के साथ नमक परोसा जाता है, और जब प्यास लगती है तो वो पास से गुजरते नाले का पानी पीते हैं। स्कूल की कुक ने भी कैमरे पर इस बात को कबूल किया। बच्चों को पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ? नाले के पानी, और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चों के मुताबिक यहाँ 4 साल से यही हाल है। 4 साल तक प्रशासन ने इन बच्चों की सुध नहीं ली, लेकिन जब इन बच्चों का दर्द खबरों की शक्ल में देश तक पहुँचा तो डीएम साहब को भी सफाई देनी पड़ी। मैंने वहाँ पर जाँच टीम भेजी थी। जांच टीम ने मध्याह्न भोजन में अनियमितता
पाई है, जो समूह है उसको मैसेज दे रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे हिंदुस्तान का कल हैं, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, लेकिन सवाल है कि नाले का पानी पीकर और सूखी रोटी और नमक खाकर कैसे बनेगा देश का भविष्य। टीम न्यूज़ नेशन। शिवराज, बच्चों का मामा खुद को कहलवाना पसंद करते हैं। मामा में दो माँ जुड़ी रहती हैं। जरा शिवराज जी आप देखिए कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक माँ बर्दाश्त करेगी क्या ये? बहरहाल आरोप प्रत्यारोप कैसे लग रहे हैं जरा देख लीजिए। लाख हमारे मुख्यमंत्री महोदय बयान देते हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चे बच्चियां कि वो मामा है, लेकिन उमा भारती जी के जिले में ही यदि रोटी और नमक मिले और गंदा पानी नाले का पीना पड़े तो किस तरह से कुपोषण दूर होगा, ये हमें बता दे कोई। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना हम सबकी जवाबदारी है और कलेक्टर छतरपुर ने इसके लिए न केवल जांच का विषय करके आगे बढ़ाया है, बल्कि उक्त जिस समूह के बारे में आप बात कर रहे हैं उस समूह के काम को भी निरस्त कर दिया है। मुझे भी बता। चलिए, और मध्य प्रदेश के स्कूलों की क्या स्थिति है ये भी आंकड़ों के जरिए आप समझ लीजिए ताकि मध्य प्रदेश की हकीकत भी आपको पता चल जाए। एमपी के स्कूलों का रियलिटी टेस्ट आपके सामने रखते हैं। राज्य में 83,000 प्राइमरी स्कूल हैं, 30,000 मिडिल स्कूल हैं। अगर हम बात करें तो 5वीं के 49% बच्चों को अंग्रेजी शब्दों का मतलब नहीं पता है। 61% स्कूलों में बाउंड्री वॉल की मौजूदगी ही नहीं है। 15% स्कूलों में मिड डे मील के लिए किचन नहीं है। 27% स्कूलों में पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 6% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 36% स्कूलों में टॉयलेट इस्तेमाल लायक नहीं है। 23% स्कूलों में लड़कियों के अलग टॉयलेट नहीं है। 74% स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 97% स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। ये है मध्य प्रदेश में स्कूलों की एजुकेशन की स्थिति। एमपी वाकई तरक्की कर रहा है। और पद्मावत के हो गए 300 टुकड़े। जी हां, यह खबर आ रही है कि पद्मावत में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से 300 टुकड़े, 300 कट लगाने के बाद उसे रिलीज करने की नौबत आएगी। जरा देखिए क्या कुछ हुआ है पद्मावत के साथ। आखिरकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज होगी। उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश के लोग इस चर्चित फिल्म को देख सकेंगे, सिवाय राजस्थान के, जहां पद्मावती की कथा सदियों से कहीं और सुनी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने पद्मावत में 5 बदलाव करने को कहा है, लेकिन खबर है कि इन 5 बदलावों को पूरी तरह लागू करने के लिए फिल्म में 300 से ज्यादा कट लगाने पड़ेंगे। बताया जाता है कि फिल्म में जहां भी मेवाड़, दिल्ली और चित्तौड़गढ़ का जिक्र है उसे पूरी तरह से हटाया जाएगा। हालांकि 300 कट लगाने की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिल्म को लेकर फैंस अगर उत्सुक हैं तो इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। करणी सेना ने फिल्म रिलीज से पहले पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बहुत जौहर की ज्वाला है, बहुत को जल जाएगा। हम चाहते हैं कि राजपूत के अनुशासन की परीक्षा न ली जाए। बहरहाल अगर मूवी में 300 कट्स लगाए जाते हैं तो उस फिल्म की कहानी और उसका असर कितना कायम रह पाएगा, इस सवाल का जवाब 25 जनवरी को ही मिलेगा, जब पद्मावत सुनहरे पर्दे पर उतरेगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो लोकतंत्र में क्रिएटिव फ्रीडम नाम की एक चीज की जगह नहीं है हिंदुस्तान में, और सवाल राजस्थान सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार इतने कट लगने के बावजूद भी इस फिल्म को अपने यहाँ रिलीज करने को तैयार नहीं है। जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी तो राजस्थान में रिलीज पर रोक क्यों है? वसुंधरा सरकार किसके साथ खड़ी है? कानून तोड़ने वालों के साथ, या फिर वाकई में कानून का पालन करके इस फिल्म को अप्रूव करवाने वालों के साथ? वसुंधरा सरकार को कानून तोड़ने वालों पर एक्शन लेना चाहिए था, या फिर यह फिल्म पूरी तरह से जब कट के साथ रिलीज हो रही है तो इस फिल्म को रोक लगा के आप फिल्म को क्या संदेश दे रही हैं? दरअसल मामला राजनीतिक है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में वसुंधरा राजे जो हैं पद्मावत की रिलीज से राजपूत वोटर को नाराज कतई नहीं करना चाहती हैं। सरकार को कानून व्यवस्था से ज्यादा चिंता वोट बैंक की है, क्योंकि चंद लोग, कुछ संगठन जो है कानून व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दें राज्य की, ये बात वसुंधरा जी गले के नीचे उतरती नहीं है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की चुनावी पूजा की, चुनावी आरती की। 2017 के बाद 2019 मिशन में जुटी हुई कांग्रेस
क्या मंदिर पॉलिटिक्स करेगी? क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब बढ़ रही है? ये सवाल आज की खबर ने खड़े किए हैं, क्योंकि सौराष्ट्र इलाके में कांग्रेस ने मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। जी हां, ये बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने सौराष्ट्र के 148 गांवों में एक खास कमेटी बनाई है जिसका नाम है श्रीराम सूर्योदय संध्या आरती कमेटी। इस मुहिम का मकसद सौराष्ट्र के गांवों में मंदिरों का पुनरुद्धार करना है। बाकायदा एक पूजा किट भी, आरती किट भी बांटी जा रही है। गुजरात में कांग्रेस ने राम मंदिर का सहारा लिया है। दरअसल सौराष्ट्र के 148 गांवों में कांग्रेस जाएगी और राम मंदिरों में पूजा की किट बांटेगी। ये खबर गुजरात कांग्रेस के नए नेता परेश धानानी के हवाले से है। दरअसल गुजरात कांग्रेस और परेश धानानी ने कहा है कि सौराष्ट्र के 148 गांवों में जहां पर राम मंदिर है वहां पर कांग्रेस कायाकल्प करेगी और श्री राम सूर्योदय संध्या आरती समिति के हवाले से, यानी कि इस समिति का गठन इसीलिए किया है ताकि इस समिति में रहने वाले कार्यकर्ता जो है वो इन सभी गांवों में जाएंगे और सुबह शाम पूजा और आरती करेंगे। इसके लिए बाकायदा किट भी बांटी गई है और ज़्यादातर उस मंदिरों में जाया जाएगा जिस मंदिर में भक्त ज़्यादा आते हैं। आपको याद होगा कि जब गुजरात चुनाव था तब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने भी मंदिर का सहारा लिया था। गुजरात में करीब 28 से ज़्यादा मंदिरों में राहुल गांधी गए थे और सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था। तो अब राहुल गांधी के इसी फॉर्मूले को गुजरात कांग्रेस बरकरार रखना चाहती है और राम मंदिर के सहारे 2019 का चुनाव भी कांग्रेस में मैदान में उतरना चाहती है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। राम ने बीजेपी का बेड़ा पार लगाया और आज बहुमत में है बीजेपी सदन के भीतर, और अब कांग्रेस जो 44 पर सिमटी हुई है वो भी बीजेपी के सहारे ही साधने की कोशिश कर रही है मिशन 2019। राजनीति कैसे गरमाई है देखिए जरा। हिंदुओं को आतंकवादी कहना, राम मंदिर न बने अयोध्या में इसके लिए साजिश रचना, ये सब गुनाह करने के बाद ये सब आज अपने आप को मजबूर पा रहे हैं हिंदू कहने में। तो पहले ये वोट बैंक राजनीति करते थे, आज एक फेक हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल जी ने पर इस बात सबके सामने रखी है, माध्यमों के सामने भी रखी है। तो मैं मानता हूँ इसमें कोई और बात नहीं है। हमारी जो श्रद्धा है, आस्था है, तो इसके लिए हम कहीं पे जाए तो हाँ, इतना निश्चित है भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, तो ये इसका प्रश्न है। और अब राजनीति में वफादारी की अहमियत की बात करते हैं। यूं तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन लालू के रसोइया कुछ ऐसे सगे निकले कि लालू के जेल पहुंचने से पहले खुद को अरेस्ट करवा लिया ताकि लालू की सेवा कर सकें। जी हां, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के 2 समर्थक उनकी सेवा करने के लिए जेल के अंदर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक शख्स लक्ष्मण महतो है जिसे लालू का रसोइया बताया जाता है, जबकि दूसरे का नाम मदन यादव है जो लालू का सहायक है। खास लोग है ना, वो लोग पहले और आज मुंबई में शॉटगन के घर पर चला बुलडोजर। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा को बीएमसी ने पहले नोटिस समाया अवैध निर्माण का और उसके बाद उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी ने पहले नोटिस दिया था, प्रशासन ने कार्रवाई की और शत्रुघ्न सिन्हा के रामायण वाले बंगले पर बीजेपी की सरकार का यह बुलडोजर था। अतिक्रमण वाले हिस्से को गिरा दिया गया। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई के होटल में आग लगने से हड़कंप मचा है, उसके बाद बीएमसी हरकत में आई हुई है। और अब बात करते हैं उस एयर होस्टेस की जो हवाला का कारोबार किया करती थी। जी हां, एयर होस्टेस ने किस तरह से लगातार जो है विदेशों में पैसा पहुंचाया है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। गिरफ्त में डॉलर क्वीन एयर होस्टेस। कितना मैडम? आईजीआई एयरपोर्ट से डीआरआई ने की गिरफ्तारी। एयर होस्टेस के पास से मिले $80,000, हवाला रैकेट से जुड़े तार। एयर होस्टेस का साथी अमित भी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इस खूबसूरत एयर होस्टेस को पकड़ा गया तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूचना के बाद जब इस महिला को पकड़ा गया तो उसके पास से 3 करोड़ 21 लाख की नकदी मिली। एयर होस्टेस अपने बैग में छिपाकर ये रकम ला रही थी। नोटों के बंडल को एल्यूमिनियम फॉयल में छिपाया गया था।
गिरफ्तार एयर होस्टेस हवाला के जरिए विदेशी करेंसी बाहर भेजती थी। जितना पैसा बाहर भेजा जाता था उसकी आधी रकम खुद एयर होस्टेस लेती थी। वो 2 महीने से लगातार फ्लाइट से पैसा भेज रही थी। वहीं एयर होस्टेस के पकड़े जाने के बाद जेट एयरवेज का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है 8 जनवरी को DRI के छापे में एयरलाइंस कर्मचारी के पास से विदेशी करेंसी मिली है। महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो कर्मचारी घरेलू या विदेशी कायदे कानून की अनदेखी करते हैं, जेट एयरवेज ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। जेट एयरवेज की एयर होस्टेस के बाद हवाला ऑपरेटर अमित को भी गिरफ्तार किया गया है। अमित को दिल्ली के विवेक विहार से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि अमित ने ही एयर होस्टेस को रैकेट में शामिल किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अमित और गिरफ्तार एयर होस्टेस को पेश किया गया, जहां से दोनों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं, जो आतंकवाद की फैक्ट्री के तौर पर पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया है। और अब पाकिस्तान के बुरे दिन लगातार आ रहे हैं। पहले अमेरिका ने फंड रोका और अब CIA चीफ ने साफ कह दिया, या तो आप खुद कार्रवाई करो, नहीं तो हम करेंगे। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, फिर आतंकियों के मुद्दे पर घिरा पाकिस्तान। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा आतंकवाद पर फुल स्टॉप लगाए पाकिस्तान, नहीं तो नतीजे भुगतने के लिए रहे तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने साफ साफ पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी है। CIA चीफ माइक पोम्पियो ने कहा है अब यह तय है कि अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की बहानेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी जमीन पर पल रहे आतंकियों और उनकी पनाहगाहों को जड़ से खत्म करे। अगर पाकिस्तान इस दिक्कत को खत्म कर देता है तो ठीक है, हम उसकी मदद आगे भी करेंगे। लेकिन मान लीजिए अब भी वो ये काम नहीं करता तो फिर अमेरिका आज़ाद है, हम ये काम अपने तरीके से करेंगे। CIA चीफ के बयान का मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। टीम न्यूज नेशन। और खेल के मैदान में क्या हलचल है, देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। केपटाउन टेस्ट की हार को पीछे छोड़ते हुए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट 13 जनवरी से सेंचुरियन में खेला जाएगा। टीम इंडिया के क्रिकेटर सुरेश रैना सिंगर बन गए हैं। सुरेश रैना ने एक गाना गाया है जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। कुछ वक्त पहले रैना ने इस गाने की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की थी, लेकिन अब ये पूरा गाना रिलीज हो चुका है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर यूसुफ पठान को BCCI ने 5 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। पठान डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि पठान को BCCI से IPL में खेलने के लिए हरी झंडी मिल सकती है। और खेल के मैदान के बाद दुनिया की कोई हलचल आपसे छूटे नहीं, इसलिए वर्ल्ड व्यू। अर्जेंटीना के मेंडोजा जंगल में आग का तांडव। जंगल में इतनी भीषण आग लगी है कि धुएं और आग की लपटों से पूरा इलाका घिर गया है। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। लंदन में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान तक उठती नजर आ रही थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जमी हुई नदी में एक हिरण फंस गया। कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ में फंसे हिरण को रेस्क्यू किया गया। अमेरिका के 96 गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के घुसने पर बैन लगा दिया गया है। इन गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारी अब कीर्तन या धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कनाडा और UK भी गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों की एंट्री पर बैन लगा चुके हैं। साउथ कोरिया को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम के तेवर नरम हो गए हैं। दोनों देशों के बीच 2 साल बाद बातचीत हुई। साउथ कोरिया में होने वाले विंटर ओलंपिक में नॉर्थ कोरिया अपनी टीम भेजेगा।
सत्ता के गलियारों से लेकर खेल के मैदान और दुनिया की हलचल और क्राइम की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आपने देखा नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।